हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सीबीआई के बारे में और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे एनआईए के बारे में। हमने कल ही देखा था कि जब जो सीबीआई होता है वो पूरे संगीन मामलों जितने भी अपराध होते हैं सबकी जांच वह करता है, लेकिन आतंकवाद से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं सारा एनआईए देखता है। तो जो लोग सीबीआई वाला चैप्टर ना देखे हो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। और आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एनआईए की। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। देखिए आज क्या है कि थोड़ा गले में खराश टाइप का लग रहा है। दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप लोग जहां भी होंगे सही तरीके से ठंड से बच के और पढ़ाई लिखाई अपने हिसाब से करते रहिए, क्योंकि जो ठंड आई है अचानक से ठंड बढ़ी है, इस वजह से थोड़ा मुझे भी दिक्कत हो ही गई है। तो मतलब उसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। आइए बात करते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारी सीबीआई थी सभी संगीन अपराध हो, चाहे छोटे अपराध हो चाहे बड़े, सबको देखती थी। लेकिन जो आतंकवाद से रिलेटेड चीजें थी वो देखने के लिए क्या किया गया था कि एनआईए की स्थापना की गई थी। और एनआईए की स्थापना कब की गई? तो सन 2008 में जो आतंकी हमला हुआ था, मुंबई का अटैक हुआ था, उसके जस्ट बाद ही आतंकवाद की फंडिंग कहां से हो रही है, उसे पैसे कहां से मिल रहे हैं और उसके कितने संगठन हैं, सारी चीजें पता करने के लिए और आतंकवाद रोधी बल, एक तरह से इसे कह सकते हैं कि आतंकवाद को रोकने के लिए एनआईए की स्थापना की गई। ठीक, तो इस तरह से हुई इसकी स्थापना। आइए हम लोग लिखते हैं, इसके कार्यों के बारे में भी जानेंगे। सब चीजें एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि 2008 में आतंकी हमला हुआ, जस्ट उसके बाद ही 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम अभिकरण अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत 2008 के प्रावधानों के तहत क्या किया गया था? केंद्रीय आतंकरोधी कानून एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, इसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी, कानून प्रवर्तन एजेंसी। ठीक, अब बात करेंगे कि इसकी मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है और इसकी कितनी ब्रांचेस हैं। तो इसका मुख्यालय जो है एनआईए का नई दिल्ली में है और उसके बाद इसके 8 ब्रांच हैं, सारे हम लोग देखने वाले हैं। आइए, मुख्यालय या जिसे हेड ऑफिस बोलते हैं, मुख्यालय है इसके दिल्ली में है और इसकी शाखाएं देखते हैं कितनी हैं, कहां कहां स्थापित की गई हैं। तो टोटल जो इसकी शाखाएं हैं वो 8 हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, 4, 5, 6, 7, 8। अब लिखेंगे हैं कहां कहां? हैदराबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद,
गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, 4 ये हो गई। और 4 कहां पर है? कोच्चि, कोलकाता, कोच्चि, कोलकाता, जे एंड के मतलब जम्मू और कश्मीर, और उसके बाद जयपुर। ठीक, तो इसकी ब्रांचेज जितनी हैं और मेन ब्रांच यहां पर है। समझते हैं इसे। एनआईए की स्थापना क्यों की गई? जब 2008 में आतंकी हमला होता है मुंबई में, तो उसके बाद ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो केवल आतंकवाद को ही क्या करे, टैकल करे। तो उसके लिए एनआईए की स्थापना की गई। बाकी जितने मामले होते हैं अपराध से रिलेटेड या कोई भी, उसे कौन देखता है? सीबीआई। बट आतंकवाद से रिलेटेड जितने भी मामले होंगे एनआईए देखेगा। ठीक, और उसके बाद इसकी स्थापना जब 2008 में वो क्या हुआ, अटैक हुआ, तो 2008 में क्या लाया गया? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम। इस अधिनियम के तहत 2009 में एनआईए की स्थापना की गई। फिर उसके बाद देखते हैं कि यह है क्या, तो यह केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक, मतलब केंद्र के तहत जितने कानून बनाए जाएंगे आतंकवाद के लिए, उन सब का क्या करेगा? यह कार्यान्वयन करेगा। उसके बाद देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका दिल्ली में है। ब्रांचेस कितनी है इसकी? 8। ये पूछ लेता है ऑप्शन में, आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कहां एनआईए की ब्रांच नहीं है। 3 ऑप्शन ये दे देगा, एक आपका कोई और दे देगा, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 8 के 8 आप लोग क्या करेंगे? याद कर लेंगे। कौन कौन सी है? हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोच्चि, कोलकाता, जम्मू कश्मीर और जयपुर। ठीक, तो उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीजें आप लोग याद कर चुके होंगे। आइए कुछ बेसिक पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को हम लोग लिखेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। देखिए, तबीयत भी उतनी सही नहीं लग रही है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से थोड़ा सावधानी में क्या हुआ था ना, लापरवाही कर दिए थे हम, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, ठंड बढ़ रही थी, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई है। बट कोई नहीं, वीडियो उतना बड़ा नहीं करूंगा मैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में। चीजें बहुत ही हैं, इजी वे में लेके याद करिए आप लोग। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग वीडियो इस समय शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत कम शेयर हो रहा है वीडियो, मैं देखता हूं। ठीक, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा साथ जैसे प्यार बनाए थे उसी तरह बनाए रखिए, और चैनल में जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को जोड़ते रहिए। बाकी मेरा तो काम है ही, मैं वीडियो तो पर डे लाता ही रहूंगा। आइए अब बात करते हैं किसके बारे में, इसके कुछ विशेष पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एनआईए का एक विशेष कोषांग सेल भी है। एनआईए का एक विशेष कोषांग सेल भी है। इसका नाम पूछता है कि एनआईए का कोषांग सेल कौन सा है, तो उसका नाम है टीएफएफसी। टीएफएफसी सेल। ठीक, और ये करता क्या है, ये जो जाली मुद्राएं होती है ना, जैसे आप लोग देखते हैं कि टेरर अटैक होता है तो वहां क्या होता है, इंडियन करेंसी मिलती है, तो जो इंडियन करेंसी उनके पास जाती है, जो फंडिंग होती है जाली मुद्रा के रूप में, उसकी जांच करता है, उसकी क्या करता है, ये पकड़ बनाता है उस पर। ठीक, जाली मुद्रा तथा आतंकी वित्त पोषण से संबंधित मामले देखता है। यह क्या करता है, जाली मुद्रा तथा आतंकी वित्त पोषण से संबंधित मामले देखता है। संबंधित मामले देखता है। कौन देखता है? टीएफएफसी। ठीक, टीएफसीसी, ये आप लोग याद रखिएगा। यह क्या करता है कि एनआईए का यह विशेष कोषांग सेल है, इसके तहत जो आतंकवादियों को क्या होती है, फंडिंग होती है, जो पैसे उन्हें मिलते हैं, इंडियन करेंसी वगैरह दी जाती है, तो उसकी यह जांच करता है और उसकी पकड़ बनाता है। ठीक है, और आतंक, इसी को तो कहते हैं जाली मुद्रा तथा आतंकी वित्त पोषण। आतंकी वित्त पोषण से तात्पर्य है कि आतंकवादियों को वित्त की व्यवस्था की जा रही है, वित्त मतलब मनी, फाइनेंस की व्यवस्था की जा रही है, तो उसी का यहाँ क्या करेगा, मामले देखेगा उससे संबंधित। ठीक,
तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब बात आती है दूसरे पॉइंट की। एनआईए एक महानिदेशक के अधीन कार्य करता है। इसमें कोई सदस्य नहीं होते, केवल एक महानिदेशक होते हैं, उन्हीं के तहत यह क्या करता है, कार्य करता है। एनआईए एक महानिदेशक के अधीन कार्य करता है। एनआईए एक महानिदेशक के अधीन कार्य करता है। केवल इसमें क्या होते हैं, एक महानिदेशक होते हैं बस। और जो ये महानिदेशक होंगे, आप सब जानते हैं कि एनआईए केंद्रीय एजेंसी है, तो इसकी जो नियुक्ति होगी महानिदेशक की, वह कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। देखिए ये पॉइंट पहला था, ये इसका सब पॉइंट, ये पॉइंट दूसरा और ये इसका सब पॉइंट। क्यों? क्योंकि अब हम लोग महानिदेशक के बारे में बात करेंगे। ये सब पॉइंट इसका क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग टीएफएफसी सेल के बारे में बात किए थे। अब बात करेंगे जो महानिदेशक है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा। ये सब क्वेश्चन छोटे एग्जाम में बनते हैं। महानिदेशक की नियुक्ति कौन करेगा, मैंने अभी बताया, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, तो ये बात आके ही सामने। अब बात आती है कि यह किसके नियंत्रण में कार्य करता है एनआईए। तो गृह मंत्रालय के नियंत्रण में यह कार्य करता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में। एनआईए एनआईए गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासकीय, भारत सरकार के प्रशासकीय मंत्रालय या प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करता है। प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक, अब नियंत्रण के बारे में बात हो रही है, तो देखेंगे कि जो हमारा एनआईए है यह किसके, गृह मंत्रालय के तहत। ठीक, जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं या होम मिनिस्ट्री होती है, सेंट्रल केंद्रीय गृह मंत्रालय जो होता है, उसके अंतर्गत यह क्या करता है, अपना कार्यभार करता है। इसके प्रति यह क्या है, उत्तरदायित्व है इसका। और भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में भारत सरकार इसके प्रशासन क्या करेगा, अपने प्रशासन से इसका नियंत्रण करेगा और गृह मंत्रालय के तहत। तो यह कार्य करता है गृह मंत्रालय के तहत। अब इसी का एक सब पॉइंट निकल के आएगा। नहीं तो एनआईए का कार्य हम लोगों ने एक तरह से देख लिया कि किसके अंतर्गत यह कार्य करता है, इस पर किसका अधिकार होता है। इसे आप लोग नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। तो दो कार्य है कि यह कार्य क्या करता है। आइए, चीजें बहुत इजी है, क्योंकि आप लोग अगर सीबीआई वाला वीडियो देख चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह वीडियो आप लोगों को ज्यादा परेशान करने वाला है। देखिए क्या है कि स्टडी ऐसी चीज है, प्रिपरेशन की, अगर आप लोग इसमें हैं तो बाधाएं आती रहती है। ठीक, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत काफी सारे लोगों की खराब होगी, यहाँ तक कि मेरी खुद थोड़ा सही नहीं चल रही है। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई लिखाई मन लगा के करते रहिए और सेहत का ख्याल रखिए। अगर सेहत है तभी आप लोगों की पढ़ाई हो सकती है। आइए बात करते हैं कार्य। ठीक, एनआईए कौन सा कार्य करता है, तो वह करता है कानून की अनुसूची में वर्णित कृत्यों की जांच। क्या करता है, कानून की अनुसूची में वर्णित कानून की अनुसूची में वर्णित कृत्यों, कृत्यों मतलब कार्यों, कृत्यों की जांच और अभियोग दायर करना।
अभियोग दायर करना। कानून की अनुसूची में वर्णित कृत्यों, अनुसूचियों के तहत जो इसके कार्य क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं अथवा संविधान में दिखाए गए हैं, उनका यहाँ क्या करेगा, जांच करेगा और अभियोग दायर करेगा। मतलब उनसे रिलेटेड कोई भी वाद या विवाद होगा उसे यह क्या करेगा, कोर्ट में पेश करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा कार्य क्या करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में यह क्या करता है, एक अनुबंध के रूप में क्या करेगा कि जो भी प्रॉब्लम होंगे उन्हें अकेले यहां सॉल्व करने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो वही पॉइंट है, हम लोग लिखते हैं उसे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की आसूचना एवं जांच, आसूचना एवं जांच एजेंसियों को सहयोग करना। एजेंसियों को सहयोग करना एवं उनसे सहयोग लेना। एवं उनसे सहयोग लेना, इस पर बात करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की आसूचना एवं जांच एजेंसियों को, मतलब केंद्र और राज्य के तहत जो भी जांच एजेंसियां हैं उनकी क्या करेंगे ये लोग, पहले हेल्प करेगा ये, फिर अगर इसे ऐसी आवश्यकता पड़ती है, ऐसा लगता है कि यह जो कार्य कर रहा है उसमें केंद्र अथवा राज्य के जो क्या है आसूचना एवं जांच एजेंसियां हैं उनकी जरूरत पड़ रही है हमें उनसे सलाह लेने की, तो यह उनसे सलाह भी ले सकता है, उनकी हेल्प करेगा भी और उनसे हेल्प ले भी सकता है। यह एक तरह से भाईचारा वाली भावना इसमें होती है। तो दूसरा पॉइंट भी हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक आया था हमारा एनआईए संशोधन अधिनियम 2019, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारे बदलाव किए गए थे, ठीक। जैसे पहला बदलाव किया गया था कि इस संशोधन के तहत अगर भारत के बाहर आउट ऑफ कंट्री अगर कोई विवाद या विवाद हुआ है और उसके लिए एनआईए की टीम भेजी गई है तो इसे देश के पुलिस से के बराबर ही क्या दी जाएगी, शक्तियां प्रदान की जाएंगी। इस संशोधन के तहत यह बात की गई, इसके पहले ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था। 2019 में संशोधन आया कि अगर भारत के बाहर आउट ऑफ कंट्री कोई भी ऐसा मामला है जिसे एनआईए क्या कर रही है, देख रही है, तो इसे वहां की पुलिस के बराबर का पावर दिया जाएगा। जो आप लोग जैसे मूवियों में देखते हैं कि भारत से कोई टेरर अटैक हुआ, कुछ भी हुआ और टेररिस्ट भाग गया अदर कंट्री में, तो क्या होता है कि मूवी में आप लोग देखते होंगे ज्यादा से ज्यादा कि यहाँ की जो पुलिस होती है वो वहां जाती है, तो वहां जो पुलिस जाती है वो कोई हमारी स्टेट पुलिस नहीं होती ना केंद्रीय पुलिस, वो क्या होती है हमारी एनआईए की फोर्स होती है, तो वो देखती है, ठीक। आइए समझते हैं, 2-3 बदलाव हुए थे, सबको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इसमें सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय को सत्र न्यायालय को विदेश न्यायालय का दर्जा देने का अधिकार भी केंद्र सरकार को दिया गया है कुछ मुख्य मामलों में या विशेष मामलों में। तो ऐसी सारी चीजें में चेंजेस हुआ था, आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं संशोधन के बारे में बात करता हूं, ठीक। आइए ठंड से बचिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि अब थोड़ी ठंडी बढ़ गई है, इसलिए स्वेटर वगैरह बढ़िया से पहन के आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। एग्जाम भी लगने वाले हैं और एग्जाम में जो मेहनत करता है उसी का एग्जाम निकलता है। ठंडी गर्मी बरसात आता जाता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा अपने सेहत की ख्याल रखनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ होती है ऐसी है। क्या करेंगे हम लोग, एनआईए संशोधन अधिनियम 2019 देखेंगे। एनआईए संशोधन अधिनियम 2019, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये 2019 में संशोधित हुआ है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे
बड़ा एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें ट्रिपल स्टार आप लोग ऐसे करके लगा लीजिए। देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैं उसे हाईलाइट करवा देता हूं। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। आइए बात करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट लिखेंगे, अपराध के अन्वेषण में अपराध के अन्वेषण में न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी, भारत के बाहर भी एनआईए के अधिकारियों को, एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार प्राप्त होंगे। पुलिस अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, चीजें क्लियर करेंगे। देखिए जो अब इससे एक चीज तो और समझ में आ गई कि जो एनआईए के अधिकारी होते हैं वो पुलिस अधिकारियों के बराबर ही क्या रखते हैं, अपनी वरीयता रखते हैं। उन्हें उतनी ही इंपॉर्टेंस और उतनी ही शक्तियां, पावर दी जाती हैं जितना किसी एक पुलिस के अधिकारी को दी जाती है। ठीक, तो इस तरह से अगर वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहां भी उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाती है, यही शक्तियां इन्हें वहां भी प्रदान की जाती है। तो पहला पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। ये संशोधित होकर आया है, पहले यह प्रावधान नहीं किया गया था। अगर मेंस में लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यही 3 पॉइंट लिख देंगे जो मैं बता रहा हूं, तो आप लोगों को पूरे पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना है। सेकंड पॉइंट क्या बन के आया, केंद्र तथा राज्य सरकारें एनआईए कानून के अंतर्गत, केंद्र तथा राज्य सरकारें एनआईए के अंतर्गत अपराध में अपराध के मुकदमों के लिए, अब यही बात आएगी जो मैं बता रहा था कि सत्र न्यायालय के बारे में बात की गई है। सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में, सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित, मतलब यह नाम दिया जा सकता है, पदनामित कर सकती है। सकती है मतलब अगर एनआईए के अंतर्गत, ऐसे समझेंगे हम लोग, एनआईए के अंतर्गत अगर अपराध का मुकदमा चल रहा है, एनआईए के अंतर्गत अगर किसी अपराध का मुकदमा चल रहा है, कहां, सत्र न्यायालय में। ठीक, तो यह केंद्र तथा राज्य सरकार को यह वरीयता दी गई है कि सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित किया जा सकता है, कि ये उसे विशेष न्यायालय के तौर पर पदनामित करके उसमें मुकदमों का क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा वरीयता दे सकते हैं। तो आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। बात आती है तीसरे पॉइंट की। एक बार तीनों लिख के थोड़ा समझ के फिर एक साथ समझ के याद करेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होया करिए, मैं जो चीजें होती है क्लियर लिख के पूरी कोशिश करता हूं कि वीडियो में याद करवा दूं, इसीलिए 2 से 3 बार मैं चीजें रिपीट भी कर देता हूं। आइए तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और ये इस वीडियो का और इस टॉपिक का भी लास्ट पॉइंट होगा। एनआईए कानून की अनुसूची में, एनआईए कानून
की अनुसूची में कतिपय नए अपराधों कृत्यों को जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट है। एनआईए कानून की अनुसूची में कतिपय नए अपराधों अथवा कृत्यों को जोड़ा गया है। देखिए 2019 में क्या किया गया कि काफी सारे अपराध अथवा कृत्य ऐसे थे जो ऐसा लगता था कि एनआईए की सूची में होने चाहिए, उस पर एनआईए को कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन वो क्या किए गए थे कि इसमें नहीं रखे गए थे और उनके जांच संबंधी कार्य कौन करता था? सीबीआई करता था। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि केवल आतंकवाद ही एक ऐसा चीज है जिसकी जांच एनआईए की स्थापना की गई है, जिसके लिए बाकी जितने भी मुकदमे होंगे, बाकी जितने भी कार्य होंगे या कोई भी ऐसा अपराध होगा, संगीन अपराध होगा, सबकी जांच कौन करेगा? सीबीआई, क्योंकि वह केंद्रीय जांच एजेंसी है। और सिर्फ आतंकवाद के लिए एनआईए की स्थापना की गई है। तो इसमें क्या हुआ, काफी सारे प्रावधान ऐसे थे जो लगता था कि इसे एनआईए के तहत रख देना चाहिए और इस पर एनआईए को कार्यभार करना चाहिए, आतंकवाद से रिलेटेड है, बट वो इसके बाहर था। लेकिन 2019 में संशोधित करके इसे क्या किया गया कि उन कतिपय अपराधों मतलब कुछ नए अपराध अथवा कृत्यों को भी इसमें शामिल कर दिया गया कि अगर यह कृत्य अथवा अपराध आप करते हो तो आप एनआईए के तहत दोषी पाए जाओगे और एनआईए आप पर क्या करेगी? कार्यवाही करेगी। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए संशोधन देख लेते हैं। 3 संशोधन मोटा मोटा करके देखते हैं क्या हुआ था। पहले में यह कहा गया कि जो हमारे एनआईए के अधिकारी होते हैं उन्हें एक पुलिस अधिकारी के बराबर वरीयता दी जाती है और जब ये भारत के बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं कार्य करने या मिशन पर अपने ऑपरेशन पर जाते हैं तो वहां भी इन्हें एक पुलिस अधिकारी की वरीयता दी जाती है। क्लियर? सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट में बात की गई कि केंद्र अथवा राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई भी मामला जो एनआईए से संबंधित है सत्र न्यायालय के तहत चल रहा है तो केंद्र अथवा राज्य सरकार उस न्यायालय को क्या कर सकते हैं? विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित करके उसकी जल्दी से जल्दी कार्यवाही करवा सकते हैं। क्लियर? तीसरा पॉइंट आता है कि एनआईए की अनुसूची में कतिपय नए अपराधों अथवा कृत्यों को जोड़ा गया। क्यों? मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, काफी सारे अपराध ऐसे होते हैं जो ऐसा महसूस होता है कि ये इसमें होने चाहिए, ऐसा आभास होता है हर चीज में, हर जगह होता है ऐसा, काफी सारी चीजें होती हैं, ऐसा लगता है कि अगर ये यहां ना हो कि यहां रखा जाए तो इसके लिए ज्यादा बेटर और सुटेबल होगा। तो इस तरह से कुछ अपराध थे जिन्हें लगता था कि एनआईए के तहत होने चाहिए और वो इसमें जोड़े नहीं जा सकते थे। लेकिन जब 2019 में एनआईए का संशोधन किया गया तो उसके तहत उन अपराधों को भी इसमें नया जोड़ दिया गया। तो इस तरह से इसमें कुछ नए अपराध अथवा कृत्य जोड़े गए। तो 3 पॉइंट आए, तीनों पॉइंट हम लोगों ने सही तरीके से समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।